तो कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर इंग्लिश का देखेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि महाटीटी एग्जाम के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 क्वेश्चंस आती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के होते हैं और वोकैबुलरी के पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी के अंदर जो पार्ट होता है ज़्यादातर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। ग्रामर में सारे ही ग्रामर आते हैं, सारे ही पूछे जाते हैं। इसलिए जो महाटीटी के एग्ज़ाम जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कंपेयर टू सीटीटी एग्ज़ाम्स के। एक पैसेज पूछा जाता है बस यहाँ पर, जबकि सीटीटी एग्ज़ाम में एक पैसेज एक पोएम पूछा जाता है, बाकी सीडीपी पूछ देता है, जिसकी वजह से तकरीबन पेपर इजी हो जाता है। तो ये सैम्पल पेपर लाया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है हमारा जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये जो है एरर फाइंड करने वाला रहता है, जिसे 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये पूरा सेंटेंस जो है इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और बोल देगा कि भाई आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा सेक्शन ऐसा है जो राइट है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो पहला सेक्शन यहाँ पे हो गया। फिर लिखता है कि बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके 3 सन्स में से 3 बच्चों में से नीदर हैज़ एनी मेरिट नो एरर। आखिर में बोल दिया नो एरर, यानी एक्स्ट्रा दे दिया है कि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे? मेरिट तक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो याद रखिए नीदर का जो यूज़ करते हैं दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए नीदर का इस्तेमाल करते हैं, और दो उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो नीदर नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि नॉन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस नंबर जो पार्ट जो है सेक्शन नंबर 3 जो है, सेक्शन नंबर 2 को 3 यहाँ पे, पहला सेक्शन यहाँ तक है, दूसरा सेक्शन यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेक्शन है। ठीक है। दूसरा सेक्शन कहाँ तक है? यहाँ तक है। और जो तीसरा सेक्शन है आपका, यहाँ से नीदर से स्टार्ट होता है और मैरिट पे ख़त्म होता है। समझ में आया? ये तीसरा सेक्शन था आपका। और ये सेक्शन क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि नीदर नहीं आएगा बल्कि नॉन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चों की बात कर रहा है, 3 सन्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉन का यूज़ होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक था, जिसकी वजह से अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ये रहेगा 3 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, यहाँ पे पहला सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। दे टुक द राइट डिसीजन, उसके बाद उन लोगों ने सही फैसला लिया इन द मैटर के अंदर। और आखिरी जो सेक्शन दे दिया नो एरर दे दिया। तो यहाँ पे आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आएगा, है ना। ट्रूथ के आगे क्या लगेगा? यहाँ पे द ट्रूथ का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। तो इसलिए जो सेक्शन फर्स्ट होएगा यही हमारा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है फर्स्ट सेक्शन के अंदर हुआ है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ टाइम, है ना, इट इज़ टाइम यू, यहाँ पर पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद है डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। तो ये देखो कभी भी इट इज़ टाइम आ गया, ये देखो ये है ना, इट इज़ टाइम आ जाएगा, या फिर इट इज़ हाई टाइम आ जाएगा। याद रखिए, इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो याद रखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ डिसाइडेड होगा, डिसाइड नहीं बल्कि डिसाइडेड होगा, ईडी भी लगेगा ना। तो यहाँ पे एरर सेकंड सेक्शन के अंदर है। समझ में आ गया? तो कभी भी याद रखिए इट इज़ टाइम आए या इट इज़ हाई टाइम आए तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हो सकता है आपको फोटो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है यहाँ पे, ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। तो लेट हिम स्पीक जो दिया है, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन दे दिया है ना। तो आप देखिए इसमें किस में एरर हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है लेट हिम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आएगा शुड, यहाँ लिखोगे शुड बी अलाउड टू स्पीक, शुड यहाँ पे आएगा शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा शुड बी अलाउड टू स्पीक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया है। अक्सर इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन टैग बार बार पूछा जाता है, 7वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक रेगुलर ये आता ही रहता है। द होटल वाज नॉट, कभी भी इस ऐसे में क्या होगा? देखो अगर नॉट है ना तो अपना क्या होना चाहिए? यहाँ पे जब लगाओगे यहाँ पे आपका आएगा वॉज, है ना। नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा। तो ऐसा जगह देख लो जहाँ नॉट नहीं आना चाहिए। यहाँ नॉट है तो ये नहीं हो सकता, इजंट भी नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा दिए, यहाँ पे इज़ है, ये भी नहीं होगा, यानी वॉज इट, ये आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में वॉज है तो नॉट नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पे अगर नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, नॉट नहीं रहता तो फिर नॉट लगता है, ये आंसर होता सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लाइक ह्यूमन्स जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ, फिल देयर टीथ आएगा यहाँ पे, फिल्ड नहीं आएगा, फिल आएगा। ठीक है, क्योंकि जू एनिमल्स की बात हो रही है तो जू एनिमल्स सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे लगेगा आपका फिल लगेगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 7वां क्वेश्चन क्या दिया, इट वॉज वेरी काइंड फॉर यू टू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट, यू डैश इट, इसमें देखो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिडंट वाला भी नहीं आएगा, माइट वाला भी नहीं आएगा, हैडंट टू भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ही वेंट टू, यहाँ पे वेंट टू आएगा, याद रखिए, डायरेक्ट मैं बोल दिया वेंट टू, क्यों, क्योंकि जब भी गो रहता है, गो के साथ अक्सर टू ही लगता है, गो टू, तो वेंट टू सी एलोन, वो सी पे गया, समंदर पे गया अकेला। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला हमारा क्वेश्चन है। तो जितना तुम, यहाँ क्या दिया है, द हायर यू क्लाइम, जितना तुम ऊपर चढ़ोगे, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ, है ना। तो जितना ऊपर चलोगे उतना ब्रीथिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इट के साथ बिकम्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इट आ जाता है, कोई नाम आ जाता है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, बिकम नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म हैज़ बिकम भी नहीं आएगा, इस बिकमिंग भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं आएगा। ठीक है, तो इट बिकम्स आएगा। ठीक है, जितना ऊपर चढ़ते हो सांस लेना आपको तकलीफ हो जाता है। अपोजिट वर्ड लेना है यहाँ से 10 से लेकर 14 तक, जो अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड मैंने अच्छे खासे ले लिए ताकि आपको ज़रा भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्लोरिड। क्या वर्ड है, फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। फ्लोरिड का एक हमानी लफ्ज़ होता है जो सिनोनिम्स होता है, वो होता है गाउडी। क्या होता है आपका, गाउडी। गाउडी मैं यहाँ लिख देता हूँ, GAUDY, है ना। गॉडी जो होता है, इसका सिनोनिम्स एक वर्ड आपको और याद होगा नहीं, यानी फ्लोरिड या गॉडी आ जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, बहुत ब्राइट होता है ना, बहुत कोई चीज़ ब्राइट हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिड बोलते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ब्राइट रोशन जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिड, गॉडी। ठीक है, तो वीक कमज़ोर होता है ये नहीं हो सकता। मोनोटोनस का मतलब होता है उकता देने वाला। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है, उकता देने वाला, कोई चीज़ जो उकता देता, उकता देता है, यानी कोई ऐसा काम जो बार बार किया जाए उकता देता है, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। और अगली का मतलब सभी को मालूम है, बदसूरत जो होता है ये भी नहीं हो सकता, मोनोटोनस भी नहीं हो सकता। पेल का मतलब सबको मालूम है, यानी कि हल्का, यानी जर्द हो जाता है, येलो हो जाता है, यानी हल्का रंग हो जाता है, तो उसको पेल बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो वेरिटी दिया है, वेरिटी हम लोग करेंगे। वेरिटी में कई ऑप्शंस आ सकते हैं। देखो वेरिटी क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कोई एक ऐसा बिलीफ, जो ऐसा यकीन होता है जो सही यकीन माना जाए ना, कोई बिलीफ होती है, राइट बिलीफ को बोलते हैं, कोई अच्छा सही बिलीफ जो होता है, जो यकीन होता है, जो उसको बिलीफ, राइट बिलीफ बोलो या फिर आप प्रिंसिपल बोल लो। ठीक है, बिलीफ बोलो या फिर आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, बिलीफ या प्रिंसिपल। ठीक है, राइट बिलीफ या प्रिंसिपल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वेरिटी बोलते हैं आप। क्लियर, तो अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, फॉल्सहुड होगा, ये याद रखिए। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सेंसिटी का मतलब होता है मुकद्दस होना, है ना। सेंसिटी का मतलब क्या होता है, मुकद्दस, या फिर इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से सेंटेंस में। इसका सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, मुकद्दस होना या इंपॉर्टेंट होना होता है। रेवरेंस यानी बहुत ज़्यादा, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने को बोलते हैं रेवरेंस, रिस्पेक्ट देने को बोलते हैं रेवरेंस, ये याद रखिए। और फॉल्सहुड इसका अपोजिट है वेरिटी का। रेरिटी यानी रेयर से बना हुआ है, रेयर का मतलब जो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं उसको बोलते हैं रेयर, तो रेयर से बना है रेरिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, पर्सपिक्यूटी दिया है। पर्सपिक्यूटी का मतलब क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत क्लियर होता है, क्लियर होता है ना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो, या कोई बात क्लियर हो, उसको बोलते हैं पर्सपिक्यूटी। और इसका अपोजिट क्या होगा, वैग्यूनेस होगा, याद रखिए। डलनेस नहीं होगा, डलनेस कोई चीज़ वगैरह जो क्लियर नहीं नज़र आ रही उसको डलनेस में आ जाता है।
तो क्लियर चीज़ें नज़र आना, पर्सपिक्यूटी में आ गया, अनफेयरनेस भी नहीं आएगा, अनविलिंगनेस भी नहीं आएगा। फर्वेंट, अब देखो फर्वेंट हो गया हम लोगों का अगला लफ्ज़ जो हो गया, फर्वेंट हो गया। फर्वेंट क्या हो जाता है कि कोई पैशन, किसी से बहुत रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशन होना, यानी आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, पैशन होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, फर्वेंट बोलते हैं। तो फर्वेंट याद रखिए। इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है, आर्डेंट। आर्डेंट एक वर्ड है, ये भी आप लिख सकते हो, आर्डेंट। तो फर्वेंट या आर्डेंट का मतलब जो होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्पैशनेट होगा, है ना। तो याद रखिए इसका अपोजिट डिस्पैशनेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंड्यूरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब अगला लफ्ज़ जो है देखते हैं हम लोग, जो अगला सेंटेंस है उसका, मेंडरिंग। मेंडरिंग क्या हो सकता है ये देखते हैं। मेंडरिंग का मतलब होता है स्लाइडिंग नहीं हो सकता, स्ट्रेट होता है ना, जो घुमा होता है, घुमावदार होता है, उसको बोलते हैं मेंडरिंग। और उसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेट, एक सीधी लाइन जो होती है वो। ठीक है, तो मेंडरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट ना हो, घुमावदार हो, और उसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रेट होगा। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने को करने का है। तो सबसे पहले लग्जरियंट, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम्स लिखने का, हमानी लफ्ज़ लिखने का। ठीक है, तो लग्जरियंट का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लग्जरियंट क्या होता है। यानी कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा बेहतात होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको बोलते हैं लग्जरियंट। यानी अबंडेंट, अबंडेंट जो होता है वो चीज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ का, बहुत ज़्यादा आपके पास कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हम लोग अबंडेंट, या फिर लग्जरियस बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं लग्जरियंट के बाद। और ये किस मामले में बहुत ज़्यादा बेहतात होना, प्लेजर के मामले में। प्लेजर मतलब जो चीज़ें आपको खुशी दे, है ना, प्लेजर, खुशी दे, राहत दे, है ना, लग्जरियस लाइफ जिसको बोलते हैं, लग्जरियस लाइफ हो जाता है, लग्जरियंट से ही एक तरह से बना हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमारी लफ्ज़ क्या है, अबंडेंट हो गया। और कैंटेन केरस जो हो गया, कैंटेन केरस जो है ये लफ्ज़ याद रखिए, थोड़ा सा हट के लफ्ज़ है। कैंटेन केरस यानी कॉरलिज्म, यानी जो ऐसा बंदा जो हर बात पे लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिसका टेम्पर जो हो बहुत बैड टेम्पर्ड बंदा हो, है ना, बैड टेम्पर्ड बंदा हो, है ना, उसको बोलते हैं ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा जो कंप्लेन करने लगता है, यानी हमेशा झगड़े पे उतर आता है, तो ऐसा बंदा जो होता है कैंटेन केरस बोलते हैं, कॉरलिज्म बोलते हैं इसको, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते, ओनस जो होता है, ऑनस जो होगा उसका मतलब क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं ऑनस। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको ऑनस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑनस देख लेना आप, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है, ये ओनस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं डेरिजन। डेरिजन का मतलब क्या होता है, डेरिजन जो होता है आपका मौकरी होता है, रेडिक्यूल या फिर मौकरी, मजाक उड़ाना किसी चीज़ का। ठीक है, किसी के ताल्लुक से मजाक उड़ाना या फिर उसको कमतर समझना, तो ये रेडिक्यूल में आ गया, मौकरी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। इसके बाद क्या है, ऑब्वियसली कट ऑफ जो दिया, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है आपका, क्या दिया है, ऑब्वियसली जो है ही इज़ नॉट अ कट अप टू बी गुड टीचर। देखो यहाँ कट अप नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कट आउट आएगा। ठीक है, कट आउट का मतलब क्या होता है, गुड एबिलिटी, एबिलिटी लिखना, एबिलिटी रखना या काबिलियत रखना। ठीक है, वही इंग्लिश उर्दू एक ही है ना भाई, एबिलिटी रखना, ठीक है, या स्किल रखना। तो गुड टीचर की काबिलियत है, ही इज़ नॉट कट टू बी अ गुड टीचर, उस गुड टीचर की काबिलियत नहीं रखता था। तो यहाँ पे एबिलिटी रखना या काबिलियत रखना यही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप याद रखिए कटअप नहीं होता बल्कि क्या होता है, कट आउट। कट आउट का मतलब होता है अच्छी काबिलियत, बहुत बेहतर काबिलियत रखना, सॉरी, काबिलियत रखना या एबिलिटी रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर गॉड विथ मनी इज द मोस्ट क्रैप फॉर टुडे, नो इम्प्रूवमेंट, यही आएगा आपका। ठीक है, क्रैप फॉर टुडे, क्रैप फॉर का मतलब क्या होता है, नीड होता है, क्या होता है आपका, नीड होता है। ठीक है, तो क्रैप फॉर यानी नीड, याद रखिए क्रैप फॉर कभी भी आएगा, लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज का क्या मतलब होता है, नीड होता है। और आगे बढ़ते हम लोग कुछ चीज़ें और भी देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया आपका, सब्स्टिट्यूट करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेना है अपने को। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल है डिस्क्राइब करना, इम्पॉसिबल है, इसका मतलब क्या होता है, इन इफेबल। ठीक है, इन एफेबल का मतलब क्या होता है, इन एफेबल, यानी कि इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं इन एफेबल। ठीक है,
और देखो, वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेक आर अनवाइज, ठीक है। तो वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स, तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपका आइकोनोक्लेस्ट आएगा, ठीक है, आइकोनोक्लेस्ट आएगा, याद रखिए। इम्पोस्टर नहीं हो सकता, कैनिबल भी नहीं हो सकता। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, देखो वो बंदा जो है कोई बहाना बनाए, कोई दूसरे शख्स, बहरूपिया जिसको बोलते हैं हम लोग, जो बहरूपिया टाइप जो बंदा होता है ना, तो उसको बोलते हैं बहरूपिया। कैसे लिखेंगे इसी तकरीबन, तो देख लेना आप, बहरूपिया या फिर कैनिबल। कैनिबल क्या हो सकता है, देखो बहरूपिया मैंने बता दिया, इम्पोस्टर मतलब जो दूसरे का होने का बहाना बनाए, यानी दूसरे शख्स ऐसा हो जो दूसरे का चोला पहन ले, ठीक है। कैनिबल क्या होता है, यानी कैनिबल में कोई ऐसा जानदार होता है जो अपने जैसे दूसरे जानदार को खा लेता है। जैसे कि इंसान इंसान को खा ले तो वो कैनिबल है। कोई ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को खा ले तो उसको कैनिबल बोल सकते हैं। या कोई ऐसा दरिंदा जानवर जो दूसरे खुद अपने जैसे जानवर को खा लेता है, उसको भी कैनिबल बोल सकते हैं। यानी अपने नस्ल के जानवर को खा लेना, अपने नस्ल के दूसरे जानदार को खा लेने को कैनिबल कहते हैं। वन हु, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। वन हु चेंज साइड, जो साइड को चेंज कर देता है, अपना साइड बदलते रहता है, अपना रुख बदलते रहता है, उसको बोलते हैं टर्न कोट, याद रहेगा। जो अपना साइड चेंज करता रहता है उसको बोलते हैं टर्न कोट। तो इसे याद रखिए, टर्न कोट क्या होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करने वाले को क्या बोलेंगे आप बताओ, वैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैंडल। एपिक्यूर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला हो उसको बोलते हैं एपिक्यूर, या गवर्नमेंट बोला जाता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलो या एपिक्यूर बोलो, जो खाना पीना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको बोलते हैं एपिक्यूर। डेमागॉग का मतलब क्या होता है, जो लोगों के इमोशन से, ऐसा नेता टाइप बंदा जो दो लोगों के इमोशन से खेलता है, तो ऐसा पॉलिटिशियन को बोलते हैं डेमागॉग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं वैंडल। अगला हम लोग बढ़ते हैं, वन हु डाइज विथआउट विल, जो किसी विल के बगैर, किसी चाह के बगैर जो मर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेस्टेड बोलते हैं। वन हु डाइज विथआउट विल उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। तो फॉरगिवेटिव बोलते हैं जो पुलिस से भागते रहता है, यहाँ पे आएगा इंटेस्टेड आएगा। अगला, वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास जरा भी मनी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। जिसके पास जरा भी मनी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। देखो, पॉलीग्लोट का मतलब होता है जो कई जबानों का माहिर होता है, कई लैंग्वेज का माहिर होता है, स्किल इन मैनी लैंग्वेज अगर मैं बोल दूं, ठीक है, मैनी लैंग्वेज, या कई लैंग्वेज जो वो जानता हो, जो बंदा कई लैंग्वेज जानता हो, है ना, कई जबानों को जानता हो, उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट बोलते हैं। पॉपर जो होता है, पुअर पर्सन को बोलते हैं पॉपर, पुअर पर्सन को बोलते हैं पॉपर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड वाला। जो पुअर पर्सन होता है उसको पॉपर बोलते हैं, यानी वन हु हैज़ नो मनी वो पॉपर कहलाता है। फिर अगला जो है लूनेटिक। लूनेटिक मतलब होता है मेंटली इल, जहनी तौर पर जो बीमार हो उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। तो ल्यूनेटिक पर्सन वो होता है जो जहनी तौर पर पूरी तरह से बीमार हो, उसको ल्यूनेटिक बोलते हैं। तो ल्यूनेटिक याद रखिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और आखिर में रेक्लूस होता है। रेक्लूस का मतलब ऐसा पर्सन जो अकेले ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। तन्हा पसंद होता है, जो तन्हा पसंद होता है, तन्हा पसंद जो अकेले ज़िंदगी गुजारता है उसको बोलते हैं रेक्लूस, ठीक है। तो 4 वर्ड देखें यहाँ पे। पॉलीग्लोट का मतलब होता है जो ऐसा पर्सन जो कई ज़बानें जानता हो। पॉपर का मतलब जो पुअर होता है, गरीब होता है। ल्यूनेटिक का मतलब मेंटली इल जो होता है, जहनी तौर पे बीमार होता है। और रेक्लूस का मतलब होता है तन्हा पसंद, जो अकेले रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 27, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, किसी को तमाम जो ब्लेम से आज़ाद कर देना उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोनेरेट करना, है ना। एक्सोनेरेट का मतलब होता है फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, इसको बोलते हैं एक्सोनेरेट करना। तो याद रखिए ये वर्ड एक्सोनेरेट का मतलब क्या होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगला, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है किसकी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो है भाई, ये जो है कोलैबोरेट, ये सही स्पेलिंग है। कॉमोमेरेट के अंदर डबल एम आएगा, याद रखिए। चॉकोलेट होता है, सी के बाद ओ आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर क्या आएगा, 28 का पहला आंसर कोलैबोरेट जो होगा वो सही आंसर होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे चल जा भाई, 1 मिनट। अब ये सीक्वेंस बताना, अपने को क्या करना है, सीक्वेंस बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ ना। देखो ये सीक्वेंस बताना आपको कि क्या रहेगा। एजुकेशन इज इंडिया, है ना। देखो 4 दिया है, अब इसमें क्या है, PQRS जो दिया, कौन सा ऑप्शन आदमी सीक्वेंस में। एजुकेशन इन इंडिया हैड ग्लोरियस बिगनिंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। एजुकेशन के बारे में क्या बोला, इंडिया में बहुत ग्लोरियस बिगनिंग था उसका। फिर आगे इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद P आएगा, Q आएगा, R आएगा, S आएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से हमको चेक करना रहेगा। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मैनी चेंजेस। फिर Q क्या दिया, इट वेंट ऑन 4 सेंचुरीज विथ सेम ग्लोरी। फिर अगला दिया, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। वन ऑफ द चेंजेस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी एक ये आ सकता है, ये तो उसके बाद आएगा ना, एस के बाद आर आने वाला है। एज द ब्रिटिशर, ये नहीं, ये आखिरी सेंटेंस है। तो अब इसमें देखो, इट वेंट फॉर द सेंचुरी विद द सेम ग्लोरी, तो यही आ सकता है क्यू, है ना। तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यों आएगा, क्योंकि एजुकेशन इन इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस बिगनिंग। उसके बाद क्या आएगा, इट आएगा, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विथ सेम ग्लोरी, सेम ग्लोरी के साथ, यानी जो ग्लोरियस था सेम ग्लोरी के साथ वो आगे रहा। तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्यू से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस डालने आता है आपको, सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना रहता है, ये एग्जाम में आ सकता है। आखिरी जो है यहाँ पे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बताना है। दे हैव अ मेड फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल्स। ठीक है, दे क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, मेड क्या हो गया, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो अ फिल्म, देखो यहाँ पे मैड आया है, हैव आया है, तो हैव आया है मतलब यहाँ पे भी हैव या हैज आएगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन दिया है, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आ सकता है, ठीक है भाई, आ सकता है। अब ये देखो यहाँ पे हैज बीन मेड बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, हैव बीन दिया, अब फिल्म हैव बीन, फिल्म दिया तो हैव बीन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हैज आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यह सिंगुलर है। फिर उसके बाद अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल हैज़ बीन मैड, ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस दिख रहा है, सॉरी यही होगा हमारा आंसर, अजीब सा नहीं, यही है। अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हैज़ लगा है, बिल्कुल सही, फिर बीन लगा है, फिर मैड लगा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। चौथा देख लो, अ फिल्म हैज़ बीन बेस्ड एंड मेड ऑन दिस नॉवेल, तो बेस्ड एंड मेड बोला है, तो ये तो अजीब सा हो गया। ठीक है, क्योंकि अ फिल्म हैज़ बीन बेस्ड, बेस्ड देखो बेस्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ड वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको PDF जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल पे या जो हमारा ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, और अपने क्लास और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।